तो हम तो हमने कैश फ्लो स्टार्ट की थी और कैश फ्लो का ये बैलेंस रिवीजन वीडियो है जिसके अंदर हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने बताया था कि किस तरह कैश फ्लो के अंदर दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में आपको वेरियस अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। पहला अकाउंट जो हमने बनाना स्टार्ट किया था वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का था और उसके अंदर भी हमने आपको बताया था दो मेथड्स होते हैं पीपीई के अकाउंट बनाने के लिए, या तो ग्रॉस मेथड या हम नेट मेथड करते थे। तो नेट मेथड हमने बना लिया था। ग्रॉस मेथड से हम आज रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अगर कभी भी आपको अपने पास कैश फ्लो के लिए अकाउंट बनाने पड़ जाएं, कौन से वाले, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंडर ग्रॉस मेथड आप अपने पास जो अकाउंट्स बनाएंगे वो तीन अकाउंट बनाएंगे। एक का नाम है पीपीई अकाउंट, दूसरे का नाम है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और तीसरे का नाम है उसका एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर यदि मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन हो जहां पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डाटा होगा, वहीं पर ही आप अपने पास ग्रॉस मेथड लगाएंगे। ध्यान दें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्शन का डाटा ये कहीं पर भी हो सकता है। क्या ये क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट जो आपको दी जाएगी, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में इस तरह से दे देगा कि पीपीई की कॉस्ट कितनी है वो आपको बता देगा, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है वो आपको बता देगा, और ऑफ कोर्स नेट वैल्यू भी बता देगा। इसके अलावा ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको इंस्टीट्यूट जो है आपकी बैलेंस शीट में जो पीपीई बताएगा वो तो नेट ही बताएगा, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डेटा जो होगा वो ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या बता देगा, वो नोट्स में नीचे एडजस्टमेंट में बता देगा। यदि ऐसा हो जाता है तो फिर आपको अपने पास इस नेट वैल्यू में इस डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब इन दोनों को इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या फिगर मिल जाएगी, मुझे कॉस्ट की फिगर मिल जाएगी कि इस एसेट की कॉस्ट कितनी कितनी है। तो डिपेंड करता है, आपका जो सवाल आ रहा है उसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो फिर कॉस्ट और डेप्शन दोनों का डेटा मिलेगा। ऑफ कोर्स नेट का डेटा में चाहिए नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आपको उसने सिर्फ नेट वैल्यू दे रखी है, क्योंकि बैलेंस शीट नेट वैल्यू से टैली होती है, और डेप्रिसिएशन उसने नोट्स में दे रखी है, तो ऐसे में आपको दोनों को ऐड करके ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इस मेथड में पीपी में आप जो ये बनाते हैं ये कॉस्ट पर है और ये उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन और ये उसका एसेट सेल अकाउंट है। जो हमारे एसेट का बैलेंस बीडी है वो ऑफ कोर्स यहां पर आ जाएगा और सीडी हमारे पास यहाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बीडी यहां और सीडी यहां। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिस वैल्यूज आर कॉस्ट, ये कॉस्ट की वैल्यूज है। जितनी भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो डेप्रिसिएशन यहां पर चली आएगी, वट एवर इज द अमाउंट ऑफ डेप्शन। जैसा नेट मेथड में था ना, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होती थी कि हमें स्मार्ट मेथड लगाना पड़ता था, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट। इसमें ऐसा कोई झमेला नहीं होता, इसमें डेटा होता है, बस आपको पोस्ट करना है। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर हमारे पास क्या कोई एसेट को हम परचेज भी कर सकते हैं? द आंसर इज यस। तो यदि मान लीजिए हम कोई परचेज करते हैं तो ये आपको दिखेगा नहीं, अब मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला पार्ट दिखेगा। अगर हम कोई भी परचेज करते हैं तो ये आ गया टू बैंक। जो हमने परचेज कर लिया ये आ गया टू बैंक। मुझे लगता है कि मुझे वापस से व्हाइट पर ही आ जाना चाहिए, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो हम अपने एसेट में जब भी कोई परचेज करेंगे तो यहां पर आएगा, यदि हम कभी रीवैल्यूएशन करेंगे तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा या रीवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। आमतौर पे रीवैल्यूएशन रिजर्व इज द आइटम ऑफ कैपिटल रिजर्व, तो इसलिए कई बार कैपिटल रिजर्व में भी भेज देता है, कई बार रीवैल्यूएशन रिजर्व में भी भेज देता है। हमारे पास यदि कभी एसेट की सेल हो जाती है या एसेट राइट ऑफ हो जाता है तो हम अपने पास उसे कहां ट्रांसफर करेंगे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट में टू पीपीई में ये शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस वैल्यू विल कम हियर। हम अपने पास एसेट क्यों, जब सेल करते हैं या राइट ऑफ करते हैं, ध्यान दें मैं दो बातें बोल रहा हूं, चाहे सेल करते हैं चाहे राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ कुछ नहीं है, सेल का मतलब तो बेच दिया, राइट ऑफ करने का मतलब भी क्या है? राइट ऑफ का मतलब भी सेल है, बट अमाउंट इज जीरो। यानी कि जब आपने सेल कर दिया फॉर जीरो, उसे बोलते हैं कि हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। तो जब भी आप एसेट की सेल करेंगे यहां पर आएगा, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो भी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन है वो भी कहां चली जाएगी? वो भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आ जाएगी, एंड दिस विल गेट ट्रांसफर्ड हियर बाय
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जितने का आपने सेल कर दिया, यदि मान लीजिए आपने सेल कर दिया बाय बैंक, तो ये आ गया। अगर राइट ऑफ होगा तो ये बैंक अमाउंट जीरो होगा, बिकॉज राइट ऑफ के अंदर प्रैक्टिकली सेल होती ही नहीं है। और जो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लॉस ऑन सेल या एसेट रिटर्न ऑफ, या यहां पर अगर आएगा तो गेन ऑन सेल। इसके अंदर कोई बीडीसीडी नहीं होता है, इसलिए ये अकाउंट आखिरी में अपने आप टैली हो जाता है। इंक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट भी अपने आप टैली हो जाता है, और पीपी में अगर कोई डिफरेंस आता है तो परचेज की वैल्यू मिल जाती है। तो ये अकाउंट आपको अक्सर कैश फ्लो के सवालों में बनाना पड़ता है। जब जब भी एडजस्टमेंट आती है वी मेक दिस अकाउंट, ओके। हमने और भी कौन कौन से अकाउंट्स देखे, हमने और भी अकाउंट्स आपको बनाने सिखाए। तो हमने बताया बच्चे कि एक अकाउंट और भी आपको हमेशा ही बनाना पड़ता है, दैट इज योर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है कैश फ्लो में, ये भी अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, जिसके अंदर आपको बीडीसीडी क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दी है वो आपको मिल जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर, भाई कौन कौन सी आइटम्स हैं जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की होती हैं। तो देखो कॉन्सेप्चुअली हमने आपको बताया था, जो भी आइटम्स किसको बिलोंग करती हैं, जो भी आइटम बिलोंग करती है शेयर होल्डर्स को, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, यानी इन दोनों की जो भी आइटम्स होती हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाती हैं। इसका मतलब आपने इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे कर दिया तो वो डिविडेंड यहां पर आ जाएगा, टू डिविडेंड, चाहे वो इक्विटी का है चाहे वो प्रेफरेंस का है। ध्यान दें ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, यानी जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ये सारा एप्रोप्रिएशन के अंदर चला जाएगा, चाहे इक्विटी का है चाहे प्रेफरेंस का है चाहे इंटरिम डिविडेंड है, ऑल डिविडेंड्स आर पेड टू शेयर होल्डर। द कॉन्सेप्ट इज अगर वो आइटम ऑफ शेयर होल्डर है इट विल गो टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांसफर किए जाते हैं रिजर्व्स में या रिजर्व से ट्रांसफर लेते हैं, वो भी आइटम्स किसकी होती है, एप्रोप्रिएशन की। इसका मतलब जो जनरल रिजर्व बना दिया, या जो आपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना दिया, या जनरल रिजर्व से कैंसिल कर दिया, या आपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से उसे कैंसिल कर दिया, वो सब आइटम्स भी आपके पास यहां पर चली आएंगी। इसके अलावा अगर कोई डिविडेंड के ऊपर आपने टैक्सेस पे कर रखे हैं, उनको आजकल इंडिया में ऐसे टैक्सेस बंद हो गए हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के सवालों में अभी भी इक्का दुक्का जगह ये लिखा हुआ आ जाता है। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, एक सवाल आप कर रहे थे जिसमें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लिखा था, आप कंफ्यूज हो गए थे, आपको लगा था कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज इक्वल टू कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। द आंसर इज नो, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो आजकल लगता नहीं है, बट इनकेस वो लगे तो चूंकि कॉन्सेप्चुअली वो भी आइटम ऑफ शेयर होल्डर के ऊपर लग रहा है, देयरफॉर वो भी यहां पर प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा हम एप्रोप्रिएशन में इन्हीं लोगों को, शेयर होल्डर्स को ही कोई और आइटम दे रहे हैं, कोई और प्रॉफिट दे रहे हैं। जैसे हमने प्रीमियम ऑन बायबैक, वो भी शेयर होल्डर का हो गया, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो भी इनका हो गया। ध्यान देना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नॉट डिबेंचर, बिकॉज यहां सिर्फ कौन से लोग आएंगे, शेयर होल्डर आएंगे, डिबेंचर लोग यहां नहीं आएंगे। तो यानी वो सब आइटम भी यहां पर आ जाएंगे। या अगर आपने कोई भी अमाउंट पे कर दिया, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो वो भी यहां पर चला जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें यदि डिफरेंस आ जाता है तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। यही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दिस इज योर पैट। और अल्टीमेटली कैश फ्लो के अंदर आप जब स्टार्टिंग करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहली आइटम जो हम लिखते हैं वो नेट प्रॉफिट, यही वाला नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ऐड करके हम पीबीटी से अपनी कैश फ्लो को आगे बढ़ाते हैं। तो दिस इज अनदर अकाउंट जो मैंने आपको बताया कि आपको अपने सवालों में अक्सर बनाना पड़ता है। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया और इसका अकाउंट भी बना दिया। ध्यान दें, हम लोग अपने पास अकाउंट्स अवॉइड भी करना चाहते हैं। एग्जाम में हर खाता बना बना कर करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम अवॉइड भी करना चाहते हैं और हम बनाना भी चाहते हैं। बनाना इसलिए चाहते हैं कि हमें आना चाहिए, तो इसलिए हम क्लासेस के अंदर बार बार अकाउंट बना के प्रैक्टिस भी कराते हैं और आपको बोलते भी हैं कि सवालों में मन ही मन सोचो कि इसके बगैर कैसे काम हो सकता है। इसके अलावा हमने आपको जो अकाउंट बनाना सिखाया वो कौन सा अकाउंट था
हमने कहा कभी कभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी आपको बनाना पड़ता है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी आपको बनाना पड़ता है, जिसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज आ गई। इन्वेस्टमेंट, जो आपके पास बैलेंस बीडी था और जो बैलेंस सीडी था वो तो आ ही जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट यदि आपने और खरीद ली है तो बड़ी अच्छी बात है, बैंक में आ गई। अगर आपने उसे बेच दिया है तो ये भी आ गई। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लॉस ऑन सेल, अगर बेचने पे लॉस हो गया या बेचने पर गेन ऑन सेल हो गया तो हम अपने पास उसको भी प्रेजेंट कर देंगे, लॉस ऑन सेल को भी और गेन ऑन सेल को भी। इसमें क्या यूनिक पॉइंट था इस अकाउंट में? इसमें यह था कि जब हम डिविडेंड रिसीव करते हैं तो जो डिविडेंड, ध्यान देना, डिविडेंड रिसीव करना इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे आप रिसीव करते हो। जब आप डिविडेंड रिसीव करते हैं तो ये दो तरह का होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। एक का नाम है प्री एक्विजिशन डिविडेंड और दूसरे का नाम है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। सवाल में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपकी बेस्ट अजम्पशन कौन सी होती है? पोस्ट एक्विजिशन इज योर बेस्ट अजम्पशन। अब बारी उठती है कि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या था। प्री एक्विजिशन डिविडेंड वो था जो आपका खरीदने से पहले के पीरियड का प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी था, उसमें से कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। तो अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं तो कंपनी आज तक जो प्रॉफिट कमा चुकी है तो वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस में रिजर्व में पड़ा हुआ है। तो हम जब आज शेयर खरीदते हैं तो प्रैक्टिकली हम उसके रिजर्व भी खरीदते हैं। और कंपनी अगर उन रिजर्व्स में से डिविडेंड बांटती है जो मेरे शेयर खरीदने से पहले के पीरियड को बिलोंग करता है, उसे बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और क्योंकि हमने उन प्रॉफिट को खरीदा था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड बेसिकली कहां से दिया जा रहा है? जो हमने प्रॉफिट खरीदे थे उसमें से कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो वी डोंट कॉल इट इनकम, क्योंकि वो आपने परचेस किया हुआ है प्रॉफिट। तो आपका परचेस प्रॉफिट है तो ये आपकी इनकम कैसे हो सकती है? देयरफॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आपको बोलता है कि प्री डिविडेंड विल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और यदि मान लीजिए पोस्ट एक्विजिशन होता है तो हम अपनी एंट्री क्या डालते हैं? हम एंट्री डालते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपको 11th क्लास में या फाउंडेशन में या आपने कहीं बीकॉम में टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने हमेशा पोस्ट एक्विजिशन वाला ही पढ़ा था। प्री एक्विजिशन वाला आपके लिए नया आ गया, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होता है। अब मुद्दे की बात है, जब आपने प्री को लिखा टू इन्वेस्टमेंट तो क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा? बाय बैंक, ये आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, तो ये डिविडेंड आपका क्रेडिट हो जाएगा ओके इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यही है। मुद्दे की बात आती है हम जब कैश फ्लो बनाएंगे तो ये आइटम पोस्ट कैसे होंगी? तो बीडी सीडी कहीं जाना नहीं, जो आइटम कॉन्ट्रा कट जाती हैं वो कहीं जाती नहीं। वैसे इसमें कॉन्ट्रा कुछ नहीं कटा है, तो ये आइटम कहां चली जाएगी? ये भी इन्वेस्टिंग। लॉस ऑन सेल, क्योंकि आपके प्रॉफिट के अंदर वो नेट प्रॉफिट में घटा हुआ है लॉस ऑन सेल और वो आपका घटना नहीं चाहिए, तो ऑपरेटिंग में प्लस हो गया। प्री एक्विजिशन भी चला गया इन्वेस्टिंग में, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। गेन ऑन सेल कहां चला गया? ऑपरेटिंग में माइनस में, और ये चला गया इन्वेस्टिंग में माइनस में। तो हमारे को अपने पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। अगेन हमने कई बार इस अकाउंट को बनाया और कई बार हमने इस अकाउंट को बिना बनाए हुए ही ट्राई किया कि इसके बिना भी आप अगर काम कर सकते हो तो करते रहें। इससे ही कनेक्टेड मैं बात कर रहा हूं कि एक डिविडेंड पेड के बारे में भी आपने चर्चा की थी कि जो डिविडेंड पेड होता है, ये डिविडेंड पेड कौन सा होता है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो ये कैपिटल पर जा रहा है, ये फाइनेंसिंग है। इसके लिए भी हमने एक अकाउंट आपको बनाकर दिया था और हमने कई बार कहा था बिना अकाउंट के भी करना हो तो कर लीजिएगा, डिविडेंड पेबल अकाउंट। तो ये डिविडेंड पेबल अकाउंट है जो कि आपकी लायबिलिटी है तो डिविडेंड पेड की लायबिलिटी में बैलेंस बीडी भी आ गया और बैलेंस सीडी भी आ गया। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो मैंने आपसे कहा था इसे क्या मान लेना?
अगर कुछ ना कहे तो आप इसे क्या मान लेना कि ये हमने अमाउंट डिविडेंड का पे कर दिया होगा, बिकॉज पिछले साल का डिविडेंड अगले साल अभी तक क्यों खड़ा होगा, वो हमने एज्यूम करते हैं कि पे कर दिया होगा। ऐसी स्थिति में फिर ये जो अमाउंट होगा ये क्या होगा, ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो जाएगा। और ध्यान देना, डिविडेंड डिक्लेयर्ड किसकी आइटम है, ये P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम है, जिसे हम कहां पोस्ट करेंगे, एप्रोप्रिएशन में पोस्ट करेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब कैश फ्लो बनाया जाएगा तो BD/CD कहीं नहीं, और जो कॉन्ट्रा आइटम है जैसे ये एप्रोप्रिएशन से सेटअप हो जाएगा तो ये भी कैश फ्लो के अंदर कहीं नहीं जाएगा। डिविडेंड पेड कहां चला जाएगा, दिस विल गो टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये माइनस के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। हम अपने पास बताना ये चाहते हैं कि अगर वर्ड डिविडेंड लिखा हुआ है तो क्या ये इक्विटी का भी है और ये प्रेफरेंस का भी है, द आंसर इज यस। इसलिए आपने नोटिस किया होगा हमने कभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड को अलग से ट्रीट नहीं किया। सवाल में डिविडेंड लिखा हुआ है, हमने कहा भाई साहब ये दोनों की बात कर रहा है, व्हाई इट इज ओनली सेइंग फॉर इक्विटी, दोनों की बात कर रहा है। तो आपको डिविडेंड वर्ड जब लिखा आता है तो ऑटोमेटिकली दोनों एडजस्ट हो जाते हैं इस अकाउंट के अंदर, ये दोनों एडजस्ट कर लिए जाते हैं। ओके, इंटरिम डिविडेंड भी एक पे होता है, कभी कभी सवाल में इंटरिम डिविडेंड भी पे होता है। इंटरिम डिविडेंड को आप यहां पर डाल सकते हैं कि ये पेड है और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली एप्रोप्रिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा। और मैंने इसका स्मार्ट मेथड भी बनाया था, मैंने कहा इसको बिना लेजर के कर लो, आप उसे कहां भेज दो, P&L एप्रोप्रिएशन में भेज दो, और साथ में कहां भेज दो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस में भेज दो। दिस कैन बी अनदर स्मार्ट मेथड ऑफ डूइंग। तो इंटरिम डिविडेंड पे मैंने दो मेथड बताए थे, आप अकाउंट से भी घुमाकर कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डिविडेंड में कभी भी आपको अगर कैलकुलेशन करने की बात आ जाए तो डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिए आपको डिविडेंड का रेट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल होती है। अगर आप इक्विटी का डिविडेंड निकाल रहे हैं तो इक्विटी की पेड अप शेयर कैपिटल, या प्रेफरेंस का निकाल रहे हैं तो प्रेफरेंस की पेड अप कैपिटल। जब भी कभी अजम्पशंस लगानी पड़े कि मान लो शेयर कैपिटल आई है, गई है, इश्यू हुई है, बायबैक हुई है, रिडीम हुई है, तो हमेशा कौन सी डेट मानेंगे, बेस्ट असम्पशन इज फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। ओके, तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक आधे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स को लास्ट में रिडीम किया है, लास्ट डे पर आप लोगों ने क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं तो आप लोगों ने उठाकर उस डिविडेंड को कैसे कैलकुलेट कर दिया कि नहीं नहीं फर्स्ट डे हुआ होगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उसकी बात को फॉलो करेंगे, नहीं तो आपकी बेस्ट असम्पशंस मैंने बता दी है कि आप उसको इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। दिस वाज इन रिलेशन टू योर डिविडेंड। तो डिविडेंड भी हमारे पास जो है अमाउंट्स में आ जाता है। इससे कनेक्टेड एक हमारे पास और भी एडजस्टमेंट आती है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स, काफी मिलती जुलती है वो भी एडजस्टमेंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के अंदर भी बैलेंस BD जो आपके पास आ रहा होगा उसे लिखेंगे। कभी कभी सवाल में एडवांस टैक्स भी हो सकता है। इफ यू रिमेंबर शेड्यूल 3 में भी मैंने बताया था एडवांस टैक्स को प्रोविजन के संग सेटअप किया जाएगा, और यहां पर भी मैं बोल रहा हूं कि यदि एडवांस टैक्स का भी अकाउंट आपको दिख जाए, एक क्वेश्चन में दिखा था अगर आपको याद हो तो, एक क्वेश्चन में हमने एडवांस टैक्स को भी दिखा था, तो ऐसे में हम इसके साथ ही एडवांस टैक्स अकाउंट भी शो कर देते हैं। तो हमारा एडवांस टैक्स का बैलेंस BD और CD इस प्रकार से, क्योंकि वो एसेट है उसका BD और CD यहां पर साथ में चला आता है। जब भी अगर कभी आपके पास यहां पर पेमेंट के बारे में कुछ ना लिखा हो तो आप क्या मान लेते हैं कि ये टैक्स हमने क्या कर दिया होगा, पे कर दिया होगा। और ध्यान दीजिएगा अगर कोई डिफरेंस आता है तो ये P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम है कि P&L अकाउंट की आइटम है, ये P&L अकाउंट की आइटम है, इसे बोलते हैं प्रोविजन हमने बना दी, वी मेड द प्रोविजन। तो हम प्रोविजन को यहां पर बनाते हैं कि दिस हैज बीन मेड बाय अस, ओके, प्रोविजन मेड। और ये हमने प्रोविजन को क्या कर रखा है, पे कर रखा है, ये P&L अकाउंट में जाएगी, ये एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगी। ओके, इसी से संबंधित एक बात मैंने आपके साथ और भी कही थी, मैंने कहा टैक्स पेड जो है वो कौन सी एक्टिविटी है, टैक्स पेड जनरली साधारण 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 तौर पे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाता रहेगा। फिर भी कभी कभार अगर मान लो मैं ये कह दूं कि मैंने ये टैक्स पे किया ऑन कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ PPE, तो ये कहां जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस किया जाएगा।
इसका मतलब टैक्स पेड साधारणतः कौन सी आइटम है? ऑपरेटिंग। पर अगर ऐसा लिखा होगा तो ये कहां जाएगा? ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जनरली हम क्या करते हैं और बाद में क्या करते हैं। ये आइटम टैक्स पेड हमेशा लास्ट आइटम होती है। हाँ, लास्ट के भी एक लास्ट आइटम और होती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है। जो एबनॉर्मल आइटम्स होती हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग में हो, जैसे कि कोई मुकदमा जीता मुकदमा हारा, तो वो हमारे पास कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग। वो लास्ट आइटम बन जाती है ऑपरेटिंग के अंदर। अगर मान लीजिए कोई प्लांट का लॉस था, उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो वो कहां पर आ जाएगा? वो इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लास्ट आइटम होती है, अगर मान लीजिए हो। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेयरली होती है, तो इसलिए आखिरी में अक्सर टैक्स पेड ही होता है। तो टैक्स पेड हमारे पास यहां आता है। इसके अलावा मैंने एक और बात करी थी आपके साथ टैक्सेस से रिलेटेड। कई बार हमारा टीडीएस कट जाता है। नेकपाल का टीडीएस काटा था। यदि मान लीजिए टीडीएस कट जाता है, तो ध्यान देना, टीडीएस कटने से आपकी जो रिसीट का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट अर्न्ड है 10,000 और टीडीएस है 1,000, तो आपकी जो रिसीट होगी वो कितनी रिसीट होगी? इसका मतलब आपकी जो रिसीट होगी दैट विल बी 9,000, जो कि कहां जाएगी? इन्वेस्टिंग में, प्लस में जाएगी। लेकिन ध्यान देना, वर्ड क्या लिखा हुआ है मैंने यहां पर? अर्न्ड लिखा हुआ है। अगर मैं पहले ही आपको कह दूं इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000 और टीडीएस 1,000, तो ऐसे में टीडीएस इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि पहले ही रिसीव्ड बता रहा हूं आपको मैं। तो इसका मतलब वो पहले ही रिसीव्ड है, तो ऐसे में आपको अपने पास कुछ माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज बेसिकली इन रिलेशन टू योर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्सेस के, इसके अंदर हम किस प्रकार से अकाउंटिंग करते हैं। इसके अलावा हम अपने पास कभी कभार इंटरेस्ट पेबल अकाउंट भी बनाते हैं। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में भी आपके पास बैलेंस बीडी होगा, बैलेंस सीडी होगा, अगर सवाल में दिया हुआ है तो। जितना भी इंटरेस्ट चार्ज है, जितना भी इंटरेस्ट चार्ज है, तो हमने अपने पास कहा जो भी इंटरेस्ट हमको चार्ज हुआ है वो यहां पर आ गया, और जितना भी इंटरेस्ट पेड है वो यहां पर आएगा। ये कहां चला जाएगा? एफ ए माइनस, और ये कहां चला जाएगा? ओ ए प्लस, बी डी सी डी कहीं नहीं जाएगा। इसी से संबंधित मैंने कही थी कि अगर आपके पास स्मार्टली काम करना हो तो ये अक्सर हिडन एडजस्टमेंट के रूप में मिलता है। हिडन एडजस्टमेंट में क्या होता है? आपके पास लिखा हुआ है 10% डिवेंचर्स, तो ऐसे में आपको 10% के रेट से कैलकुलेट कर लेना है, किसको मल्टीप्लाई कर लेना है? डिवेंचर। ध्यान देना, डिवेंचर्स के अंदर भी आपको फिर देखना पड़ेगा आपने रिडीम कब किए हैं। जब आपने अपने पास इसकी हिडन एडजस्टमेंट निकाल दी, तो आप डायरेक्टली उसको अपने पास पीएनएल के ओए में क्या कर दो? प्लस कर दो, और एफए में क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपको ये लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, बट स्टिल आपको मैंने कहा अगर लेजर बनाना हो तो लेजर आपका इस प्रकार से लेजर को तैयार करना पड़ता है हमको अपने पास। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन स्टिल आपको अपने पास इसकी प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। इसके साथ मिलता जुलता अकाउंट ये पेबल था। अगला इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट है। और इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट जो है ये इन्वेस्टमेंट पर आता है, तो ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो ये आपका एसेट है। बीडीसीडी फिर से सवाल में मिल जाएगा, और जितने रुपए का भी आपकी इनकम है ये आपके पास ओए के अंदर माइनस हो जाएगी, और अगर आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है तो ये आपके पास इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस हो जाएगा। यहां पर भी ये आपका अकाउंट एक हिडन एडजस्टमेंट के रूप में आ सकता है। हिडन एडजस्टमेंट में जब आता है तो कैसे आता है? वो कहता है मेरे पास 10% की इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपने पास 10% को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? विद द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसा करने के बाद आपके पास जो अमाउंट निकल आता है उसको आप शो कर देते हैं दो प्रकार, आईए के अंदर प्लस कर देते हैं और ओए के अंदर माइनस कर देते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग के अंदर वो एडेड है। तो ये भी सवालों में कई बार आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। ध्यान दें, अकाउंट बनाना कोई जरूरी नहीं है, आप इसके बिना भी अपने पास काम चला सकते हैं। बट स्टिल हमने दोनों एंगल से करवाया आपको। इसके अलावा हमने कुछ अकाउंट्स आपको और बताए, वो कौन कौन से अकाउंट थे? हमने कहा देखो, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो सकती है। बहुत कम बनाया हमने इक्विटी शेयर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अगर हमने कोई शेयर इश्यू कर दिए तो यहां पर आ जाएंगे। बायबैक कर दिए हमने शेयर, तो हमने जो बायबैक कर दिया वो यहां पर आ जाएंगे। बायबैक करने पर अगर कोई डिफरेंस है
ज्यादा पे कर दिया आपने, तो हमारे पास ऐसी स्थिति में हम उसका जो ज्यादा अमाउंट है वो कहां भेज देंगे, जो ज्यादा अमाउंट पे कर दिया वो एप्रोप्रिएशन में भी पे कर देंगे। वैसे ही हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट भी होता है। एक क्वेश्चन क्या था, उसमें 1,26,000 हमने पे किए थे और 6,000 हमने कहां डाल दिया था, हमने 6,000 एप्रोप्रिएशन डाल दिया था, वी पेड मोर। ऐसे इक्विटी को भी अगर आपने ज्यादा पैसे दे रखे हैं तो एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। ध्यान दें, जब भी आपके पास कॉन्ट्रा आइटम होगी वो कैश फ्लो को इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में चली गई तो ये कॉन्ट्रा आइटम है, ये इफेक्ट नहीं करेगी। जो आपके पास 1,26,000 है ये एफए के अंदर माइनस हो जाएगा, और अगर आपने इशू कर रखी है कैपिटल तो एफए के अंदर प्लस हो जाएगी। शेयर इशू करने पर कई बार आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिल जाता है। अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को जो रिसीव करते हैं ये भी आपका एफए में प्लस में चला जाएगा। इस अकाउंट को भी हमने अवॉइड करने को बोला था कि इसके बिना ही काम कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई घसियारे थोड़े ना हो। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी बात करी थी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कैपिटल कन्वर्ट हो जाती है, डिबेंचर्स क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्ट हो जाती है इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान देना, जो भी चीज कॉन्ट्रा कट जाएगी, बिकॉज जब आप कन्वर्ट करेंगे तो डिबेंचर्स अकाउंट और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में दोनों जगह पोस्टिंग हो जाएगी, वो एंट्री नॉक ऑफ हो जाएगी, उसका कैश फ्लो से कोई रिलेशनशिप नहीं बचेगा। इसका मतलब वो चीजें हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं करती हैं, हालांकि उन चीजों का डिस्क्लोजर हमको करना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के फुटनोट्स में। तो इसका मतलब हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ये अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। इसका मिलता जुलता अकाउंट डिबेंचर्स अकाउंट है। तो हम जब डिबेंचर्स अकाउंट बनाएंगे तो डिबेंचर्स आपकी लायबिलिटी है। ध्यान दें, कई बार सवाल में बॉन्ड्स टाइप भी लिखा हुआ था या डिपॉजिट भी लिखा हुआ था, तो एक ही बात है, मैं उसको खाली डिबेंचर्स बोल के समझा रहा हूं, बाकी अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट सबका सिमिलर ही है। हम अपने पास यहां पर भी अगर डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो उसका बैलेंस बीडी आएगा, सीडी आएगा। अगर आपने इशू फॉर बैंक किया है तो ये एफए में प्लस हो जाएगा, और अगर आपने इनको रिडीम कर दिया है तो जितने रुपए पे कर दिए वो अमाउंट यहां चला जाएगा। ध्यान देना, डिबेंचर्स को अगर आप ज्यादा पे करेंगे तो ये एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ये जाएगा कहां, ये P&L अकाउंट में, क्योंकि डिबेंचर्स आर नॉट शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये P&L में जाएगा। अल्टीमेटली ये P&L में अगर जाएगा तो ओए के अंदर ये प्लस हो जाएगा, और जो बैंक वाली आइटम है वो कहां चली जाएगी, एफए में माइनस में। अगर आपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ नॉक ऑफ हो जाएगा, यानी इसके अंदर भी अल्टीमेटली कैश फ्लो इफेक्ट नहीं होगी। तो डिबेंचर्स अकाउंट के अंदर भी हम अपने पास इस प्रकार से काम करते हैं। डिबेंचर्स में अक्सर आपको हिडन एडजस्टमेंट किसकी मिलती थी, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी। वो हिडन एडजस्टमेंट किसकी मिलती थी, वो इंटरेस्ट की मिलती थी, कि इंटरेस्ट जो आपने पे किया होगा उन डिबेंचर्स के ऊपर आपको उसकी एक हिडन एडजस्टमेंट मिलती थी। ध्यान देना, डिबेंचर्स में कभी भी इशू की डेट, रिडम्पशन की डेट ना लिखी हो तो हम अपने पास हमेशा कौन सी डेट मानते हैं कि वो डिबेंचर्स फर्स्ट डे को ही इशू या रिडीम हुए होंगे। ऐसे ही हम लोगों ने बॉन्ड के साथ किया था, ऐसे ही हम लोगों ने डिपॉजिट के साथ भी किया था अपने पास। एक अकाउंट हम और भी आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, वो अकाउंट कौन सा था, हम पूरा नहीं बनाते थे हम, लेकिन पार्शली बनाते थे। वो कौन सा अकाउंट था, दैट वाज योर डेटर्स अकाउंट। ध्यान दो, हम डेटर्स की बात जब करते हैं, जो डेटर्स अकाउंट हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड में हम पूरा नहीं बनाते, पूरा नहीं। ओके, अंडर इनडायरेक्ट मेथड हम पूरा नहीं बनाते, हम डायरेक्ट मेथड में पूरा बनाते हैं। तो डेटर्स अकाउंट के अंदर अगर कोई बैलेंस बीडी है, डेटर्स सीडी है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या बन जाएगा, वो चेंज कहलाएगा। तो मुझे फटाफट से बताओ, अगर मान लीजिए चेंज इन डेटर हो जाता है तो चेंज इन डेटर का क्या करेंगे। अगर वो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, डेटर बढ़ गए अगर, तो आपका पैसा क्या हो गया, रुक गया। रुक गया तो ओए में क्या हो गया, ये माइनस। अंडर इनडायरेक्ट मेथड बात चल रही है। लेकिन डेटर अगर कम हो गए हैं तो आपने रियलाइज करवा लिया अपना पैसा, और अगर पैसा रियलाइज करवा लिया तो ओए में क्या हो गया, प्लस। हम ये ना पूरा नहीं बनाते, नोटिस करना, मैंने इसमें सेल्स को नहीं लिखा। मैंने कहा भाई उसके बिना ही क्या निकाल दो, इसके बिना ही चेंज निकाल दो।
तो चेंज आप बेसिकली जो लिखेंगे वो यहां पर भी आ सकती है, यहां पर भी आ सकती है, कहीं पर भी चेंज आ सकती है। तो जो चेंज निकलेगी उस चेंज को हम इस तरह से देखेंगे कि वो चेंज पैसा क्या करती है। इस अकाउंट को भी हमने आपसे कहा था अवॉइड करो, ये नहीं बनाने की आवश्यकता नहीं। पर क्या होता है इसमें कई बार एक एडजस्टमेंट डाल दी जाती है कि इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, कहता है इसके अंदर आपके पास कोई बैड डेट हो गए जो कि हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ यूज किए। तो आपको एक खाता बनाना पड़ता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, जिसके अंदर बैलेंस बीडी भी आएगा, सीडी भी आएगा, और जो बैड डेट हुए वो आपको कॉन्ट्रा करने पड़ेंगे। ध्यान देना, अब कॉन्ट्रा करने के बाद बैलेंस चेंज निकाला जाएगा। ओके, और जो प्रोविजन के अंदर बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, पीएनएल, जो कि कहां जाएगा, ऑपरेटिंग के अंदर प्लस हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ नॉन कैश आइटम। हमने एक आधे क्वेश्चन में ये अकाउंट बना करके भी आपको दिखाया था कि आपको इसे भी तैयार करना इस तरह से पड़ता है। सिमिलर अकाउंट्स हमको अपने क्रेडिटर्स में बनाने पड़ते हैं जो हमने कभी भी नहीं बनाए। हमने आपको कहा क्रेडिटर्स के अंदर सीधा चेंज निकालो और उस चेंज को कैश फ्लो में डालो। आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उसका भी चेंज निकालो और उसका कैश फ्लो में डालो। आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, जो ऑपरेटिंग आइटम्स कौन कौन सी हैं, जैसे डेटर्स हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं, जैसे बीआर है, जैसे बीपी हैं, क्रेडिटर को ट्रेड पेबल भी बोलते हैं, इसे ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। लेकिन मैं किन की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि वो ऑपरेटिंग नहीं है। इंटरेस्ट हमारे पास फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग होगा। तो ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या कोई भी और आउटस्टैंडिंग पेबल्स हैं, तो ये सबका हम लेजर नहीं बनाते, हम इन सब के चेंजेस निकालते हैं और इन चेंजेस को अपने इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग के अंदर प्लस या माइनस करते हैं। अगर कोई ऑपरेटिंग करंट एसेट है जो कि इंक्रीज कर रहा है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आपका पैसा रुक रहा है। और अगर मान लीजिए इसमें इन्वेंट्री भी लिख दूं साथ में, क्योंकि इन्वेंट्री भी आपका ऑपरेटिंग आइटम है, इन्वेंट्री। तो अगर मान लीजिए करंट एसेट आपके बढ़ रहे हैं तो आपका पैसा क्या हो रहा है, रुक रहा है, तो माइनस हो जाएगा। ये कम हो रहे हैं तो पैसा रियलाइज हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। ऐसी लायबिलिटीज, ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो आप पैसा लोगों से ला रहे हैं, रोक रहे हैं उनका पैसा, तो आपका कैश बढ़ रहा है। और अगर मान लो आपकी ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो मतलब आप पैसा लोगों को पे कर रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमने अपने पास इन अकाउंट्स को भी किया था। तो इतने सारे वेरियस अकाउंट्स आपने सीखे जहां पर आपके पास अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें, बड़ा अंतर्द्वंद वाली बातें हैं। हम चाहते हैं खाते बनाने आए भी, और हम ये भी चाहते हैं कि खाते के बगैर सवाल करो। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपसे बेहतर कौन खाता पढ़ सकता है, कोई भी नहीं। तो वो खाता आप इंफॉर्मेशन देख के ही अपने मन में बना लो, दैट इज द स्मार्टनेस दैट इज नीडेड। तो लेकिन ये स्मार्टनेस कब आएगी, आप दो चार बार जब लेजर बनाएंगे तो आपका दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगी, तो अगली बार आपको हाथ से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बनना शुरू हो जाएगा। बट द वे इज लाइक दिस ओनली, यू कैन नॉट बी डायरेक्टली स्मार्ट, यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड देन बिकम स्मार्ट। ओके, हमने आपके पास इसमें कुछ और भी बातें आपके साथ करी थी। हमने कहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर हमने कुछ बातें करी। हमने आपसे कहा क्या फॉरेन करेंसी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, द आंसर इज यस। और मैंने कहा अगर फॉरेन करेंसी है तो इसे कौन से रेट पर आप कन्वर्ट करते हैं, आप इसे क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करते हैं। इसी से कनेक्टेड मैंने एक दो बातें आपके साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर और भी करी थी। पहली बात तो कैश का क्या मतलब है, कैश का मतलब है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। फिर मैंने कहा कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, तो कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब हो गया, ये हो गया मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लेकिन इससे तो फायदा हुआ नहीं, नाम बदल दिया मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इसके गुण क्या हैं, इसमें तीन गुण होते हैं। ये वेरी शॉर्ट टर्म होती हैं, यानी कि अप टू 3 मंथ रियलाइजेबल होती हैं। इसके अलावा ये हाईली लिक्विड होती हैं। हाईली लिक्विड का क्या मतलब हुआ, यानी इन्हें बेचना बड़ा आसान है, इन्हें मार्केट में इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें नो रिस्क या वेरी लो रिस्क होता है ऑन द वैल्यू। जब इसको बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, यानी वो कांस्टेंट रहेगी। बेचने या भुनाने या रियलाइज करने जाएंगे, जैसे बैंक की एफडी,
अगर आप उसे भुनाएंगे तो वैल्यू में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं? इसमें एफडी 3 महीने वाली आती है, या इसके अंदर हमारा इंस्टीट्यूट कहता है डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने वाली हैं वो भी इसमें आती हैं। हालांकि डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट 3 महीने वाली बड़ी चिंताजनक है। क्या उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है कि उसकी वैल्यू शायद मार्केट में उतनी रियलाइज ना हो जितने के डिबेंचर्स आपने परचेज किए हैं? द आंसर इज यस। इसलिए मैं इंस्टीट्यूट से यहां पर सहमत नहीं हूं कि डिबेंचर्स आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बट समहाउ इंस्टीट्यूट ये मानता है, आपको भी एग्जाम में यही मानना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर अप टू 3 मंथ वाली जो होती हैं वो आपकी कैश इक्विवेलेंट लेकर चलनी है। इसके अलावा अगर कोई डेट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है म्यूचुअल फंड में, कुछ नहीं, डिबेंचर्स को डायरेक्टली ना लेकर आपने डेट का म्यूचुअल फंड ले रखा है, जो 3 महीने की रियलाइजेशन है हम उसको भी अपने पास क्या बोलते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। ध्यान देना, ये 3 महीने बैलेंस शीट डेट से नहीं देखे जाते, जब आप इन्वेस्ट करते हैं वहां से देखे जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं यहीं पर बताना चाहता हूं ये बैंक का बैलेंस एज पर क्या है? दिस इज एज पर कैश बुक। क्या एक सवाल में आपने देखा था बैंक का बैलेंस इंस्टीट्यूट ने दे रखा था एज पर पासबुक, और साथ में बैंक रिकंसिलिएशन की एक आइटम दे रखी थी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड? तो आपको ऐसे में पहले बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना पड़ेगा, बिकॉज जो आपका कैश फ्लो है ये आपकी कैश बुक को प्रदर्शित करता है। इसलिए आपके सवालों में ऐसा होगा। इससे कैश इक्विवेलेंट से संबंधित एक आइटम और भी थी जो हमने बिल्कुल लास्ट में डिस्कस की थी। वो कौन सी थी? यदि आपके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, मान लीजिए $1000 हैं, जो इनिशियली आपने 75 रुपीज के ऊपर बाय किए थे, तो आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया 75,000। और मान लो आखिरी में रेट उसका 83 है, तो उसकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी हो गई? 83,000। तो ध्यान दें, इसमें कोई फ्लो तो आया नहीं, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ गया। अब आपके पास तो वही $1000 है, उसकी मार्केट में वैल्यू बदल गई, तो फ्लो थोड़ी ना हो गया। लेकिन देख के लगता है ओपनिंग कैश 75,000 था और क्लोजिंग कैश 83,000 है, तो देख के लगता है देयर इज अ फ्लो ऑफ कैश। इसको डील करने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी। नंबर 1, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे एक्सचेंज डिफरेंस। कौन सा वाला एक्सचेंज डिफरेंस? जितने रुपए का भी आपका एक्सचेंज में वैल्यू में चेंज हुआ है, 8 रुपए इंटू 8,000, यानी 8,000 तो आप कम कर देंगे, क्योंकि ये आपके पास एक्चुअल में फ्लो है ही नहीं। जब ये 8,000 कम कर देंगे तो आपके प्रॉफिट के अंदर जो ये 8,000 आया था वो हट जाएगा, यानी कि आपका फ्लो वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन जब आप शो करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, अब वो कितना दिखाएंगे? हम वो 75 दिखाएंगे या 83 दिखाएंगे? द आंसर इज, आप ओपनिंग को भी और क्लोजिंग को भी, दोनों को ही किस पर दिखाएंगे? 83 के रेट पर, यानी आप दोनों को ही 83,000 पर दिखाएंगे। आपके मन में आ रहा होगा सर दिखाना तो 75 चाहिए ना, जब आपने फ्लो को एलिमिनेट कर दिया तो दिखाना तो 75 चाहिए। हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। कैश फ्लो आज की बन रही है, आज डॉलर का रेट 83 हो गया है, तो वी आर सपोज टू शो इट एट 83 रुपीज, और फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैंने दोनों को 75 आपके हिसाब से लिखना था, मैंने दोनों को 83 लिख दिया, आपकी कैश फ्लो अब भी टैली हो जाएगी क्योंकि ओपनिंग भी चेंज कर रहा हूं और क्लोजिंग भी चेंज कर रहा हूं। तो दिस इज वन जो एडजस्टमेंट थी, ये एक स्पेशल एडजस्टमेंट थी जो आप लोगों ने हमारी क्लास के अंदर कवर की थी। इसके अलावा एक स्पेशल एडजस्टमेंट और भी आपने की थी। अगर मैं स्पेशल एडजस्टमेंट्स की बात करूं तो स्पेशल एडजस्टमेंट आपने जो एक और की थी वो किसके कंटेक्स्ट में थी? वो थी रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के कंटेक्स्ट में। कि कभी कभी हमारा इंस्टीट्यूट रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बारे में भी बता देता है। अगर रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बारे में कोई चीज बता देता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में रीवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि आप अपने पास अपने स्टॉक को रीवैल्यू कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। हम तो उसका फ्लो बना देंगे, हम तो कहेंगे स्टॉक बढ़ा या घटा तो फ्लो है।
और रियलिटी में स्टॉक को आपने रीवैल्यू कर रखा है। हम रीवैल्यू क्यों करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है, वो कहता है कॉस्ट पे लो या एनआरवी पे लो, विच एवर इज लोअर। तो लोअर लेना मेरे लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। और वैसे भी इंस्टीट्यूट का आता पता नहीं, वो बढ़वाने को भी कह सकता है कि हमने अपने स्टॉक को अपवर्ड वैल्यू कर दिया, विच इज नॉट अलाउड बाय AS2 बट ICAI में आस्क यू। तो आप फंडामेंटल समझो, रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक चाहे घटाया हो ड्यू टू AS2 या बढ़ाया हो एज पर ICAI, दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज नॉट एनी फ्लो ऑफ कैश, उसके अंदर कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं होता। तो मैंने आपको इसके लिए क्या बोला था? मैंने कहा ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, दो चीजों को बदल देना है। पहले तो आपने चेक कर लेना है रिवॉल्यूशन किसका हुआ है, ओपनिंग का कि क्लोजिंग का। ये ओपनिंग का भी हो सकता है, क्लोजिंग का भी हो सकता है, बोथ का भी हो सकता है, जिसका भी हो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसके अंदर भी रिवैल्यूएशन को एलिमिनेट करना हो तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? स्टॉक मान लो उन्होंने डाउन कर रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने बढ़ा रखा है तो आपको डाउन करना पड़ेगा। किसकी बात कर रहा हूं, ओपनिंग की या क्लोजिंग की? अगर उन्होंने ओपनिंग बढ़ा रखा है तो आपको ओपनिंग घटाना है, उन्होंने क्लोजिंग बढ़ा रखा है तो आपको क्लोजिंग घटाना है। यानी आप जो उन्होंने कर रखा है उसी को, अगर ओपनिंग में कर रखा है तो आप भी ओपनिंग में करेंगे, अगर क्लोजिंग में कर रखा है उन्होंने तो आप भी क्लोजिंग में करेंगे। उन्होंने बढ़ा रखा है तो आप घटा देंगे, उन्होंने घटा रखा है तो आप बढ़ा देंगे। एलिमिनेट करेंगे। लर्न मत करो, समझो, मुझे उसके द्वारा की गई रिवैल्यूएशन को नलीफाई करना है। तो ध्यान से रीड करो, क्वेश्चन में उसने क्या कर रखा है, जहां कर रखा है, जितना कर रखा है उसी का रिवर्सल करना है। ओके, देयर इज नथिंग टू बी लर्नड इन दैट केस। तो अगर उसने स्टॉक घटा रखा है तो मैं स्टॉक को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। साथ में ही मैं अपने पास रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी P&L एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस होगा, ध्यान दे, जो बैलेंस होगा उसे भी, स्टॉक बढ़ाओगे तो रिजर्व भी बढ़ेंगे। When you will increase the stock, your reserves will also increase. अच्छा, अगर उन्होंने स्टॉक को बढ़ा रखा था तो आप क्या करेंगे? तो आप स्टॉक को भी डाउन करेंगे और आप रिजर्व्स को भी डाउन करेंगे। अच्छा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ओपनिंग की या क्लोजिंग की? यदि उन्होंने ओपनिंग के साथ ऐसा छेड़खानी की है तो आप भी किसकी बात कर रहे हैं? ये ओपनिंग की बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने क्लोजिंग के साथ ये छेड़खानी की है तो आप भी क्लोजिंग की बात करेंगे। यदि उन्होंने दोनों के साथ बात कर रखी है तो आप भी दोनों की बात करेंगे। हालांकि आपके सवाल में एक तरफा ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको याद हो तो हमारे इंस्टीट्यूट ने दो ही क्वेश्चन थे, दोनों में स्टॉक को क्या कर रखा है? घटा रखा है। एक में ओपनिंग स्टॉक घटा रखा है और एक में उसने क्लोजिंग घटा रखा है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली स्टॉक को बढ़ाना है, रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ेंगे इन दैट केस। ओके, और अगर रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाएंगे तो इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर P&L एप्रोप्रिएशन का BDCD चेंज कर दोगे, योर नेट प्रॉफिट विल ऑल्सो चेंज। एक जगह पर यहां आप कंफ्यूज हो रहे थे कि सर नेट प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा ऐसी तैसी करा गया नेट प्रॉफिट, BDCD को इफेक्ट कर दो, नेट प्रॉफिट का इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। आपको क्यों मत्थापच्ची करनी है कि उस पर इफेक्ट क्या आ रहा है? आपको तो उसने उलझाया कि रिवैल्यूएशन कर रखी है, आप उसे एलिमिनेट कर दो, आपका काम उससे हो जाएगा। तो दिस वाज वन एडजस्टमेंट जो आपके दो क्वेश्चंस के अंदर हमने देखी थी, तो आपने वो दोनों क्वेश्चंस कवर भी किए थे अपने पास। तो दिस वाज इन रिलेशन टू योर रिवैल्यूएशन ऑफ आइटम्स। हमने आपको कहा जब आप अपने इनडायरेक्ट मेथड बनाते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड में हमने आपके P&L एप्रोप्रिएशन, P&L अकाउंट में हमने क्या किया था? तो हमने कहा अंडर इनडायरेक्ट मेथड CFOA। तो ध्यान देना, जो इनडायरेक्ट मेथड है या डायरेक्ट मेथड है, ये क्या होते हैं? ये CFOA निकालने के मेथड्स होते हैं। इसका मतलब ऑपरेटिंग के मेथड्स होते हैं। तो हम इसके अंदर कहां से स्टार्ट करते हैं? वी स्टार्ट फ्रॉम PAT और ऐड क्या कर देते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो क्या निकल आता है? PBT। आप सीधा PBT से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं जो डेप्रीसिएशन है, प्लस कर देते हैं जो लॉस ऑन सेल ऑफ PPE है या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो प्लस कर देते हैं। इसके अलावा माइनस कर देते हैं गेन ऑन सेल जो PPE का है या जो इन्वेस्टमेंट का है। माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड जो आपने अर्न कर रखा है ऑन इन्वेस्टमेंट। प्लस कर देते हैं जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है
जो आपने अपने पास एक्सपेंस का किया होगा, प्लस हम कर देते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ध्यान देना, डिवेंचर्स की बात कर रहा हूं, बाकी प्रेफरेंस शेयर या किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा कोई लॉस हो जाता है एसेट राइट ऑफ करने का, तो वो भी आ जाएगा। कोई गुडविल की अमोर्टाइजेशन है तो वो भी यहां पर चली आएगी। कोई डिस्काउंट रिटर्न ऑफ है ऑन डिबेंचर्स तो भी चला आएगा। तो यानी कोई भी ऐसी आइटम जो भी आपकी नॉन कैश है वो यहां आएगी। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वो आएगा, माइनस क्या अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट, जो आपने ग्रांट ली है वो भी यहां पर आएगी। द आंसर इज यस। कोई प्रोविजन बना रखी है, क्या वो प्रोविजंस भी हमारे पास यहां माइनस हो जाएंगी? अगर आपने कोई प्लस हो जाएंगी। कोई प्रोविजन बना रखी है जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या लीगल डैमेजेस, वो भी यहां पर आएगी। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसमें हम अपने पास क्या माइनस प्लस करते हैं, चेंज इन ऑपरेटिंग करंट एसेट्स या ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी, जो मैं ऑलरेडी इसी वीडियो में रिवाइज करते वक्त बता चुका कि अगर मान लो करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो प्लस कर देंगे। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस हो जाएगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस हो जाएगा। जो ये निकल कर आता है इसे हम बोलते हैं कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके अंदर हम माइनस कर देंगे टैक्स पेड, और इसके बाद भी अगर कोई आइटम और आती है विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हम प्लस माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक सवाल किया भी था जिसमें इनकम फ्रॉम लॉ सूट्स आया था, जो कि हमारे पास मुकदमा जीते थे, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आई थी, वो यहां आ जाएंगी। तो दिस विल बी कॉल्ड एज CFOA। ये मैंने इनडायरेक्ट मेथड से किया, दिस इज योर इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट मेथड था। हमने इसके अंदर इस प्रकार की कैश फ्लो को प्रिपेयर किया था। इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है, वो कौन सा ऑल्टरनेटिव है? वो है आपका डायरेक्ट मेथड, कि हम डायरेक्ट मेथड से भी इसे बना सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से हम जब बनाते हैं तो देखो अंडर इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है ध्यान देना। इनडायरेक्ट मेथड में हम नहीं बनाएंगे नॉट कंप्लीट लेजर्स ऑफ ऑपरेटिंग आइटम, मतलब हम डेटर्स का कंप्लीट लेजर नहीं बनाएंगे। अगर आपको याद हो तो हम BDCD लिखेंगे, हद से हद प्रोविजन लिखेंगे और चेंज निकाल देंगे, हम सेल वेल नहीं डालेंगे उसमें। ठीक है, हम यहां कंप्लीट लेजर नहीं बनाएंगे ऑफ ऑपरेटिंग आइटम, हम क्रेडिटर का कंप्लीट लेजर नहीं बनाएंगे, हम खर्चों का कंप्लीट लेजर नहीं बनाएंगे। रेदर मैं तो आपको बोलता था बिना लेजर के ही काम कर लो। और हम इसमें इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, हम नेट प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट्स करेंगे, और एडजस्टमेंट्स करके क्या ढूंढ लेंगे, CFOA ढूंढ लेंगे कि आपका ऑपरेटिंग आइटम क्या है। इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस लगभग मेरे ख्याल से 90% है, 90% क्वेश्चन आपकी किताब में इनडायरेक्ट मेथड के हैं, पर कभी कभार डायरेक्ट मेथड भी पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में हमारी अप्रोच क्या रहती है, वी मेक लेजर अकाउंट्स। हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, किसके लेजर बनाते हैं, ध्यान देना, वी मेक कंप्लीट लेजर। तो मेरे ख्याल से इसको मैं इरेजर से रब कर दूं कि हम क्या बनाते हैं, हम कंप्लीट लेजर बनाते हैं ये पतला क्यों हो गया भाई, ये बड़ी दिक्कत है कमाल है। चलो थोड़ा पतले से ही पढ़ लीजिए हम बनाते हैं कंप्लीट लेजर अकाउंट ऑफ ऑपरेटिंग करंट एसेट्स और ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी, उनके हम कंप्लीट लेजर बनाते हैं। पतला हो गया रवि, पता नहीं क्या मैंने को बटन दबाया था, क्या पतला हो गया इसके अंदर से। सिंगल पे क्लिक करें, ये लो सिंगल पे क्लिक कर लिया। अब ये वाली ऊपर, ओके मैंने उसको छेड़ा नहीं था, देख रहे हैं आप बाद में वीडियो में देखना, मैंने छेड़ा नहीं था, अपने आप ऐसा होता है। हम लोगों के साथ ना कंप्यूटर भी मस्करी करता है। तो हम इसके अंदर कंप्लीट लेजर्स बनाएंगे ऑपरेटिंग के, और उसके अंदर कंप्लीट लेजर से हमने लेजर का जो फ्लो होगा हम उसके फ्लो को डायरेक्टली कहां लिख देंगे, CFOA।
यहां मैंने आपको जब कहा हम लेजर बनाएंगे तो कौन कौन से लेजर बनेंगे, देखो हम यहां पर कई लेजर बना सकते हैं जो ऑपरेटिंग आइटम के हैं। फिर भी जो आपका डेटर अकाउंट है, ध्यान दें पहले भी डेटर बनाया था लेकिन अब का डेटर अलग होगा क्योंकि अब मैं कंप्लीट बनाऊंगा। मैं यहीं पे सेल डाल दूंगा, चाहे वो सेल हमारे पास ना लिखा हो तो हम क्रेडिट सेल मान लेते हैं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और यहां जो डिफरेंस आएगा, अगर कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो वहां चला जाएगा, वरना ये डिफरेंस क्या आएगा, बैंक। और बैंक अल्टीमेटली क्या चला जाएगा, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा क्योंकि पैसा आ गया। ऐसे ही हमारे पास एक क्रेडिटर अकाउंट भी बनाया जाएगा जिसमें क्रेडिटर अकाउंट में बैलेंस बीडी आएगा। अगर उनसे आपने सवाल में कुछ लिखा हुआ है परचेजेस तो परचेजेस की जानकारी आएगी, सीडी आएगा। और जो बैंक है ये कहां चला जाएगा, ये माइनस, क्योंकि आपने कैश पेड टू क्रेडिटर है। तो ध्यान दें डायरेक्ट मेथड में आप लेजर बनाते हैं, लेजर से फ्लो निकालते हैं। अब नेट प्रॉफिट में जमा घटा करके उल्टा नहीं सोचते हो, आप डायरेक्टली काम करते हो। और इसके अलावा एक आपका आउटस्टैंडिंग खर्चे का अकाउंट भी हो सकता है जिसमें कोई बैलेंस बीडी है, सीडी है। अगर आपने कोई भी खर्चे पे कर रखे हैं तो यहां आ जाएंगे, और जो आपने खर्चे राइट ऑफ पीएनएल में किए हैं यहां आ जाएंगे। और यहां पर भी आपके पास जो बैंक की आइटम है वो कहां चली जाएगी, वो कैश फ्लो में चली जाएगी। दिस वे वी कैन मेक द कैश फ्लो। प्रैक्टिस से ही काम बनेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा। बट एनीवे दिस वाज डायरेक्ट मेथड्स। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो बिना बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन होते थे, जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर डेटा जो दिया जाता था इंफॉर्मेशनल होता था, सारी बातें इंफॉर्मेशन के रूप में दी जाती थी और हम वहीं से कैश फ्लो को प्रिपेयर कर लेते थे। दैट मेथड इज ऑल्सो अवेलेबल। वो मेथड नहीं है, दैट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर अवेलेबल दैट यू मस्ट डू फॉर योर प्रैक्टिस। बस इतना ही था कैश फ्लो में आपको अल्टीमेटली जो सीखना था। एक ग्रांट वाला पॉइंट और है, वो भी डिस्कस कर देते हैं। हालांकि ग्रांट वाला पॉइंट आप एएस 12 में पढ़ेंगे। ग्रांट वाले सवाल में क्या था, देखो मैंने हल्का सा भी जिक्र किया था, एक अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट होती है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट जो है बेटा, चूंकि पीएनएल में एडेड है तो ये ओए में हमने क्या कर दी, माइनस। मैंने भी बनाकर दिखाया था। और जो ग्रांट रिसीव्ड है ये कहां जाएगी, तो देखो ये ग्रांट प्रमोटर्स के कंट्रीब्यूशन की जैसे होती है। तो जो प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन की ग्रांट है ये कहां चली जाएगी, एफएमए प्लस। हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा कौन सी ग्रांट मानता है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। बट एक सवाल में उसने इसे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट ना मानकर उसने इसे क्या मान लिया है कि ये ग्रांट मेरी एसेट्स की ग्रांट है। तो वो सवाल को मैं इग्नोर कर देता हूं, मैं बोलता हूं नहीं ठीक है, उनकी भावना यहां पर भी वही रही होगी। फिर भी अगर कोई भी ग्रांट मिली हो फॉर द पर्पस ऑफ लेट अस से फिक्स्ड एसेट्स, तो वो कहां चली जाती है, वो इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस हो जाती है। वैसे ही कोई ग्रांट अगर मिली हो एक्सपेंसेस के लिए तो वो कहां चली जाती है, वो ओए में प्लस में चली जाती है। ये हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया हुआ है क्योंकि ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। मैंने कहा जो ग्रांट आपको मिलती है वो आप अपने पास एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, कि वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट है और एफए में प्लस कर देते हैं। ये ज्यादा डिटेल्ड चर्चा कहां पर होने वाली है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में होने वाली है। विद दिस थैंक यू वेरी मच। और आप अपना कैश फ्लो की प्रैक्टिस करें दोस्त। रिवीजन वीडियोस का पर्पस सिर्फ रिवाइज करने का है। आप उसके साथ ये नहीं कर सकते कि इतनी नॉलेज से ही आप एग्जाम में बैठ जाएं। आपको अपने पास पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो जरूर सॉल्व कीजिएगा और क्वेश्चंस करके आगे चलेगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।